फ्रेंड्स, CSIR नेट लाइफ साइंसेस के फर्स्ट यूनिट के हम कुछ टॉपिक्स देख रहे हैं। ये है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल का इंट्रोडक्शन और साइकिल के स्टेप्स देखे थे। नाउ इस वाले पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि TCA साइकिल और ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कैसे रिलेटेड है और इसको कैसे रेगुलेट किया जाता है, और CSIR नेट के प्रीवियस ईयर्स के हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट सेकेंड। यहाँ हम रिलेशनशिप देख रहे हैं TCA एंड ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के बीच में। तो यूजुअली जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर ही ये वाली जो है एंजाइम प्रेजेंट होती है। डाइकार्बोक्सिलिक और TCA वहाँ पे भी एग्जिस्ट करते हैं। तो बेसिकली 3 इम्पॉर्टेंट इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट्स में ये वाली साइकिल जो है रिलेटेड होती है। पहला कंपार्टमेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा कंपार्टमेंट है ग्लाइऑक्सीजोम्स और तीसरा कंपार्टमेंट है साइटोप्लाज्म। तो ये जो कंटिन्यूअस एक्सचेंज होता है इन कंपार्टमेंट के बीच में मेटाबोलाइट्स का, इस तरह से ये लिंक्ड होते हैं। तो हम देख लेते हैं कैसे ये जो तीनों कंपार्टमेंट्स हैं लिंक्ड हैं। तो जो जर्मिनेटिंग सीड होता है उसके अंदर एडिपोज मतलब जो लिपिड बॉडी होती है उसके अंदर फैट स्टोर्ड होता है। तो जो लिपिड बॉडी में जो भी फैट स्टोर्ड होता है वो किस फॉर्म में होता है? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के फॉर्म में होता है, और वो कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड के अंदर। फैटी एसिड के फॉर्म में वो ग्लाइऑक्सीजोम्स के अंदर एंटर हो जाता है। ग्लाइऑक्सीजोम्स के पास फैट्स के ब्रेकडाउन की भी एंजाइम होती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में बीटा ऑक्सीडेशन होता है, ऐसे ग्लाइऑक्सीजोम्स में भी फैट के ऑक्सीडेशन की एंजाइम्स होती है, जिससे कि फैटी एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाता है एसिटाइल कोए के अंदर। एसिटाइल कोए फिर ऑक्सैलो एसीटेट के साथ में कंबाइन होकर सिट्रेट बनाता है और ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के अंदर एंटर हो जाता है। जैसा कि हम पहले ही पार्ट फर्स्ट के अंदर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल देख चुके हैं कि आइसोसिट्रेट का ब्रेकडाउन ग्लाइऑक्सिलेट और सक्सिनेट के अंदर हो जाता है। अब ये जो सक्सिनेट है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर हो जाता है। ये सक्सिनेट जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है तो ये क्रेब्स साइकिल के कॉन्स्टिट्यूएंट का पार्ट बन जाता है, और ये हमारी क्रेब्स साइकिल है फ्यूमरेट, मैलेट, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एंड सिट्रेट। अब यूजुअली जब सक्सिनेट एक्सेस अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया की क्रेब्स साइकिल में गया तो क्या होता है कि शुगर की सिंथेसिस, बेसिकली ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल का काम क्या है? शुगर की सिंथेसिस करना वाया ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो यहाँ हम वही फिनोमिनन देख रहे हैं। अब ये वाला जो है प्रोसेस, इसके अंदर हम देखेंगे कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से जो मैलेट बनता है ये मैलेट साइटोप्लाज्म में चला जाता है। मैलेट से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन जाता है और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू शुगर्स की सिंथेसिस हो जाती है। हेक्सोजेस में से यूजुअली प्लांट के अंदर सुक्रोज की सिंथेसिस होती है, जो जर्मिनेटिंग सीड के लिए एक अच्छा फूड प्रोडक्ट होता है। तो फैट्स जो जर्मिनेटिंग सीड्स में स्टोर्ड होते हैं वो फाइनली सुक्रोज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह से हम ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल और क्रेब्स साइकिल को लिंक कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो जर्मिनेटिंग सीड्स में होती है उसका काम यही होता है कि फैट्स का कन्वर्जन करके शुगर सिंथेसाइज करना। एट टाइम्स ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है अगर ये ज़्यादा अमाउंट में है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमीनो एसिड एस्पर्टेट के अंदर, और एस्पर्टेट चला जाता है ग्लाइऑक्सीजोम्स में, और वहाँ ये वापस से कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, और उसे फिर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के अंदर यूज़ कर लिया जाता है। नाउ हम नेक्स्ट फिनोमिनन देखते हैं कि इस पूरे पाथवे में बेसिकली कौन कौन से पाथवेज मिक्स्ड थे। 4 पाथवेज में मिक्स्ड थे। पहला वाला पाथवे फैटी एसिड के ब्रेकडाउन का, जो कहाँ पे हुआ था? ग्लाइऑक्सीजोम्स में हुआ था। दूसरा वाला पाथवे ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, ये भी ग्लाइऑक्सीजोम्स में हुआ था। तीसरा पाथवे था क्रेब्स साइकिल, ये हुई थी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और फोर्थ पाथवे था ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो कि साइटोप्लाज्म में हुई थी। तो इस तरह से ये कॉमन इंटरमीडिएट को शेयर करके ये जो पाथवे हैं ये रेगुलेटेड होते हैं।
और आइसोसिट्रेट इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट होता है जो डिसाइड करता है कि ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होगी या क्रेब्स साइकिल होगी। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं कि ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल और क्रेब्स साइकिल को रेगुलेट और कोऑर्डिनेट कैसे किया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि आइसोसिट्रेट जो बनता है वो आइसोसिट्रेट के दो फेट्स हो सकते हैं, या तो वो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में जाए या वो सिट्रिक एसिड साइकिल में जाए। अगर वो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में जाता है तो एंजाइम लगेगी आइसोसिट्रेट लाइएस, और अगर आइसोसिट्रेट सिट्रिक एसिड साइकिल में जाएगा तो एंजाइम लगेगी आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। ग्लाइऑक्सिसोम्स के पास दोनों एंजाइम्स होती हैं। अब ग्लाइऑक्सिसोम ये कैसे डिसाइड करे कि आइसोसिट्रेट ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में जाएगा या सिट्रिक एसिड साइकिल को फॉलो करेगा। इसके लिए फिनोमिनन यूज किया जाता है, वो होता है कोवलेंट मॉडिफिकेशन का। कोवलेंट मॉडिफिकेशन के फिनोमिनन में एंजाइम को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट किया जा सकता है, डिपेंड करता है उस पर फॉस्फेट लगा के या फॉस्फेट हटा के। तो पहली वाली एंजाइम प्रोटीन काइनेजेस का हम यहाँ रोल देख रहे हैं। प्रोटीन काइनेजेस वो एंजाइम्स होती हैं, काइनेज है तो सारी प्रोटीन पे फॉस्फेट लगाने का इसका काम होता है एटीपी यूज करके। अब ये प्रोटीन काइनेजेस, यहाँ पे दो एंजाइम प्रेजेंट है, आइसोसिट्रेट लाइएस और आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, दोनों पे ही ये फॉस्फेट ऐड कर देती है। तो ये वाली एंजाइम में से एक जो एंजाइम है वो एक्टिवेट हो गई और दूसरी एंजाइम इनएक्टिवेट हो गई। तो जब प्रोटीन काइनेजेस फंक्शन करती हैं तो आइसोसिट्रेट लाइएस एक्टिवेट हो गई फॉस्फेट लगने से और ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल का पाथवे शुरू हो गया, और आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस इनएक्टिवेट हो गई फॉस्फेट लगने से, इसलिए सिट्रिक एसिड साइकिल का पाथवे ब्लॉक हो गया। एक और एंजाइम होती है, उस एंजाइम का नाम है फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेस। फॉस्फेटेस मतलब फॉस्फेट को इरेज आउट करना। तो ये वाली एंजाइम भी रोल प्ले करती है। तो जब हम चाहते हैं कि सिट्रिक एसिड साइकिल हो तो फॉस्फेट हटानी पड़ेगी, तो ये फॉस्फेट दोनों एंजाइम्स में से हटा देती है, और इन टर्न अब जो हमारी ये वाली एंजाइम है ये एक्टिवेट हो जाती है और वो वाली जो एंजाइम है वो इनएक्टिवेट हो जाती है। मतलब आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस का एक्टिवेशन और आइसोसिट्रेट लाइएस का इनएक्टिवेशन। तो इस तरह से फिर आइसोसिट्रेट जो है वो सिट्रिक एसिड साइकिल में जाता है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में नहीं जाता है। ये एक फिनोमिनन है कोऑर्डिनेट रेगुलेशन टीसीए साइकिल एंड ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल का। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल के इंटरमीडिएट्स होते हैं, जैसे कि जो भी बीच के इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस को एक्टिवेट करेंगे। ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि क्रेब्स साइकिल हो, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट ना हो, इसलिए वो चाहेंगे कि क्रेब्स साइकिल हो इंस्टेड ऑफ ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। तो इसीलिए ये एलोस्टेरिक इनहिबिटर भी होंगे, किसके? आइसोसिट्रेट लाइएस के, मतलब ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के। तो जब भी मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, मेटाबॉलिज्म फास्ट मतलब ब्रेकडाउन फास्ट, उस समय क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल के इंटरमीडिएट कम होते हैं, क्योंकि वो जल्दी जल्दी ब्रेकडाउन हो रहे हैं तो वो एक्यूमुलेट ही नहीं हो रहे हैं। उस समय इस एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस को इनएक्टिवेट करना होता है, और जब ये इनएक्टिवेट होगी तो आइसोसिट्रेट लाइएस जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल की एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाएगी और आइसोसिट्रेट ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे में चला जाएगा और कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होगी। तो हम यहाँ एक फिनोमिनन देख लेते हैं। एसिटाइल कोए से आइसोसिट्रेट बना। आइसोसिट्रेट के दो फेट्स थे, आइसोसिट्रेट लाइएस के थ्रू ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में जाना या फिर आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस के थ्रू क्रेब्स साइकिल के अंदर जाना। जो सक्सिनेट और ये ग्लाइऑक्सिलेट बनता है ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करके ग्लूकोज बना देता है और अमीनो एसिड या न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस हो जाती है। यहाँ पे जो अल्फा कीटोग्लूटरेट या ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल के प्रोडक्ट्स होते हैं इससे NADH और FADH2 बनता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है और ATP होता है, बन जाता है। तो अब हम इसका रेगुलेशन देख लेते हैं कि इसका अभी रेगुलेशन जो हमने आगे देखा था, जैसा आपको पता है कि प्रोटीन काइनेजेस
इस वाले रूट को ब्लॉक करती है क्योंकि फॉस्फेट लगाती है और डेफिनेटली उस वाले रूट को, आइसोसिट्रेट लाइज वाले रूट को एक्टिवेट भी करती है। यहाँ पे अगर क्रेब्स साइकिल के और ग्लाइकोलाइसिस के इंटरमीडिएट्स प्रेजेंट है तो ये वाला पाथवे इनहिबिट करते हैं क्योंकि वो चाहेंगे कि क्रेब्स साइकिल हो, क्योंकि वो एक्यूमुलेटेड है तो पहले क्रेब्स साइकिल हो, ग्लाइकोलाइसिस हो, इसलिए वो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के पाथवे को इनहिबिट करेंगे। और यही इंटरमीडिएट्स प्रोटीन काइनेज को इनहिबिट करेंगे ताकि आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज इनहिबिट ना हो, और फॉस्फेटेज को एक्टिवेट करेंगे जिससे कि इस पे लगा हुआ इनहिबिशन हट जाए आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज का और क्रेब साइकिल शुरू हो जाए। तो ये फिनोमिनन है कंट्रोल एंड रेगुलेशन का कि कैसे डिसाइड होता है कि सिट्रिक एसिड साइकिल होगी या ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होगी। और फॉस्फेटेज ऑब्वियसली यहाँ से फॉस्फेट हटा करके इस एंजाइम को एक्टिवेट कर देती है। अब हम CSIR नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आया था 2004 दिसंबर में। यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है वो एंजाइम का नाम जो सुपर ऑक्साइड से कन्वर्ट करती है हाइड्रोजन परऑक्साइड को। तो वो एंजाइम क्या हो सकती, कैटलेज हो सकती है, एस्कॉर्बेट हो सकती है, या सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज हो सकती है, या फिर परऑक्सीडेज हो सकती है। इस क्वेश्चन का आंसर है सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, वो इस कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास परऑक्सीडेज है, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज है, लेकिन कैटलेज नहीं है। ये ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, एरोटॉलरेंट एनारोब हो सकता है, या एरोटॉलरेंट एरोब हो सकता है, या फिर ऑब्लिगेट एनारोब हो सकता है, या फिर फैकल्टेटिव एनारोब हो सकता है। तो इसका आंसर है एरोटॉलरेंट एनारोब। और इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मैं आपको 2 स्लाइड्स और दिखाऊंगी। पहले आपको ये 3 एंजाइम्स का फंक्शन बहुत क्लियरली पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चंस यूजुअली CSIR नेट वाले पूछते हैं, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, परऑक्सीडेज और कैटलेज। ऊपर वाले फिगर में आप देख रहे हो 2 सुपर ऑक्साइड आयॉन्स और हाइड्रोजन को यूज करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाने का काम सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज करती है। हाइड्रोजन परऑक्साइड और ऑक्सीजन जब रिएक्ट होते हैं तो परऑक्सीडेज एंजाइम उससे वाटर बना देती है और इस प्रोसेस में वो NADH2 यूज करती है। कैटलेज क्या करती है, कैटलेज हाइड्रोजन परऑक्साइड से वाटर और ऑक्सीजन की सिंथेसिस करती है। तो हमें जो फिनोमिनन याद रखना है वो ये याद रखना है कि कैटलेज में वाटर प्लस ऑक्सीजन बनता है, परऑक्सीडेज में सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, NADH2 NAD प्लस यूज होता है, और सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज सुपर ऑक्साइड आयन से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परऑक्साइड की सिंथेसिस करती है। अब हमने कुछ माइक्रोब्स के नाम पढ़े थे, तो पहले हम देख लेते हैं वो माइक्रोब्स के अंदर कौन सी एंजाइम्स प्रेजेंट होती है। तो ये हमारा माइक्रोब है ऑब्लिगेट एरोब, जो बेसिकली ऑब्लिगेट एरोब मतलब इसको कंपल्सरी ऑक्सीजन ही चाहिए, अदरवाइज वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। और फैकल्टेटिव एरोब मतलब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सरवाइव कर भी सकते हैं और नहीं होगा तो ज़्यादा प्रेफरेबल है, लेकिन ये सरवाइव कर सकते हैं। तो इन ऑर्गेनिज्म के पास में सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज अवेलेबल होती है क्योंकि ये ऑक्सीजन में सर्वाइव कर सकते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं तो वो टॉक्सिक नहीं होगी इनके लिए। कैटलेज इसमें प्रेजेंट होती है क्योंकि कैटलेज भी ऑक्सीजन लिबरेट करती है, परऑक्सीडेज नहीं प्रेजेंट होती है। देन हम देखते हैं एरोटॉलरेंट एनारोब। एरोटॉलरेंट एनारोब मतलब ये मुश्किल से ऑक्सीजन को टॉलरेट कर पाते हैं। तो क्योंकि ये मुश्किल से ऑक्सीजन को टॉलरेट कर पाते हैं बट टॉलरेट करने का काम कर सकते हैं, तो इसलिए इसमें सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज प्रेजेंट होती है, लेकिन कैटलेज नहीं प्रेजेंट होती है क्योंकि सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज से जो हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा उस पे परऑक्सीडेज एंजाइम रिएक्ट करके वाटर बना देगी। लेकिन कैटलेज अगर प्रेजेंट है तो कैटलेज और ऑक्सीजन लिबरेट करेगी जो अगेन उस पे पॉइजनस कंडीशन कॉज करेगी। तो इसीलिए एरोटॉलरेंट एनारोब्स में सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज एंड परऑक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट होती है। ऑब्लिगेट एनारोब मतलब ये तो बिल्कुल ऑक्सीजन इनको चाहिए ही नहीं ग्रोथ के लिए, तो ऑब्वियसली इसमें सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज नहीं होगी क्योंकि वो ऑक्सीजन लिबरेट करती है, और कैटलेज भी नहीं होगी एज वेल एज परऑक्सीडेज भी नहीं होगी क्योंकि परऑक्सीडेज के फंक्शनिंग के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। तो ये तीनों एंजाइम ऑब्लिगेट एनारोब्स में एब्सेंट होगी।
Myself Dr. आरती शर्मा फ्रॉम सिद्धि विनायक इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस अजमेर। ये मेरा ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल का पार्ट 2 था। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाके बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड अदर वीडियोस भी देख सकते हैं। थैंक यू।